स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूं जो कि ये लास्ट चैप्टर होगा इस सेशन का, यानी कि कहने का मतलब टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। चूँकि टोटल 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, एक हिस्ट्री में आने वाला है, 2 इकोनॉमिक्स में आने वाला है, 2 ज्योग्राफी में है और 2 सिविक्स में है। टोटल 7 चैप्टर्स है। 6 चैप्टर्स का मैंने इसके पहले वीडियो डाल दिया है एमसीक्यू और लाइन बाय लाइन और टॉपिक वाइज टॉपिक। और ये जो है आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, सेक्टर लास्ट ये डलेगा। उसके बाद में फिर से मैं हिस्ट्री पर आऊँगा। हिस्ट्री पर चूँकि मैंने डाला था तो इधर-उधर का क्वेश्चन डाला था। इस बार जो है कि टॉपिक वाइज टॉपिक और लाइन बाय लाइन उसका चलेंगे ताकि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसका वीडियो रेगुलर मिलेगा। इधर तो थोड़ा-सा लेट हो गया था चूँकि मैं कहीं और चला गया था, इसलिए चलिए अब शुरू करते हैं। सेक्टर्स को मैं टोटल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि हर बार के जैसा बगल में मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका मैं यहाँ पर आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि किस तरह के एक्टिविटीज़ जो है वो डायरेक्टली आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में आ जाता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आ जाता है, यानी कि नेचुरल एक्टिविटी में आ जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज कॉल्ड इफ़ वी प्रोड्यूस प्रोडक्ट होगा अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करके हम लोग जो चीज़ें उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका भी जवाब हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो देखो यहाँ पर फिगर में जो दिया हुआ है प्राइमरी गुड्स का, नेचुरल गुड्स जो लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, तो उसमें जो है आप देख रहे हैं कि एक प्याज का फिगर है, फिर किसी अनाज का फिगर है, किसी फूल का है, फिर उसी तरह से किसी पौधे का है, गाय बैल का है, फिर उसके बाद में कोयले का है, फिर पेड़ का है। यानी कि ये सब चीज़ें जो है ना नेचुरली प्रोडक्ट होने वाली चीज़ें हैं। जो भी नेचुरल चीज़ें हो गए, यानी कि डेयरी फार्मिंग से लेकर के खेती से लेकर के पशुपालन, माइनिंग, ये सारा चीज़ जो होता है ना नेचुरल हो जाता है और ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम हो जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वाई इज प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहते हैं, तो इसके लिए जवाब ये हो जाएगा, चूँकि इसके अधिकतर जो चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, अधिकतर प्रोडक्शन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हम लोग किसे कहते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में वो आ जाता है जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है और उससे कोई नया माल तैयार करता है, फैक्ट्री में बना होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। यानी कि फिनिश्ड गुड जो हम लोग कहते हैं ना, जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने लिए डायरेक्टली, उसको फिनिश्ड गुड कहते हैं, तो वो जो बनाता है उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज सेकेंडरी सेक्टर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया था कि चूँकि इंडस्ट्री में ये सारा चीज़ बना होता है, किसी न किसी फैक्ट्री में बना होता है, 2-3 तरह के रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं उससे एक नया गुड्स तैयार हो जाता है जो कि फैक्ट्री में बनता है, इसलिए उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। उसके बाद में है, वाई इज सेकेंडरी सेक्टर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्यों कहते हैं, ये हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर। 8 नंबर में है, व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर किसे कहते हैं, तो जो हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन करने में। ये खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, बस हेल्प करता है और सर्विस देने का काम करता है, उसे हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से इसी पर आधारित 9वां क्वेश्चन है, हु डज हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कौन हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, तो टर्शियरी सेक्टर हेल्प करता है। ये खुद तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन सिर्फ ये मदद करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए। इसके मदद के बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है कि प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ढंग से नहीं कर पाएंगे और काम आगे नहीं बढ़ पाएगा।
उसके बाद में है व्हाई इज़ टर्शियरी सेक्टर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? तो टर्शियरी सेक्टर में अभी मैंने बताया कि बहुत तरह के सर्विसेज दिए जाते हैं, जैसे मान लो कि बैंकिंग का काम हो गया, या फिर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारा चीज़, टीचर, वकील, डॉक्टर, ये सभी जो है ना सर्विस देने का काम करते हैं, इसीलिए इनको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का कुछ एग्जाम्पल आपको देने के लिए मैंने कहा है, तो वो सिंपल सा है। मैंने अभी सभी में लगभग एग्जाम्पल्स दे दिए और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है? तो वो भी मैंने अभी आपको बताया है कि फाइनल गुड्स जो होता है ना, जो हम अब डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, उसको कहते हैं। उसके लिए क्वेश्चन पर चलेंगे, अभी अगले पेज में है उसका आंसर, लेकिन उसके पहले मैंने ये एक बॉक्स बना रखा है रेड कलर से। ये बॉक्स जो मैंने बना रखा है, इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन से सेक्टर में कौन सा इसमें का एक्टिविटी आ जाता है। जैसे कि टेलर है, बास्केट वीवर है, फ्लावर कल्टीवेटर है, मिल्क वेंडर है। जो नहीं आपको समझ में आएगा, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये था 12th नंबर क्वेश्चन, फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, क्या होता है। तो फाइनल गुड्स के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है, यानी कि उपभोक्ता डायरेक्ट उपभोग करता है। यानी जैसे कि अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लो कि साइकिल बना है, तो साइकिल एक हीरो अगर कंपनी बना रही है, तो हीरो कंपनी साइकिल के सारे पार्ट्स को नहीं बना रही है। ये ब्रेक्स कोई और छोटी सी कंपनी को दे देती है कि मुझे ऐसा इस साइज़ का इस तरह का स्ट्रेंथ वाला ब्रेक का आप वायर बना दीजिए। दूसरे कंपनी को दे देती है चैन बनाने के लिए, दूसरे कंपनी को बोलती है फ्रेम बनाने के लिए। इस तरीके से ऑर्डर देती है और सभी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके असेंबल करती है और उस पर अपना लेबल देती है। जब साइकिल बन करके हमारे पास में आता है, तो साइकिल हमारे लिए फिनिश्ड गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया, ना कि वो ब्रेक का वायर जो बना रही है कंपनी या चैन बना रही है, वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाई इज फाइनल गुड्स ओनली काउंट। फाइनल गुड्स को ही क्यों हम लोग काउंट करते हैं? क्योंकि फाइनल गुड्स में सभी चीज़ें शामिल होते हैं। जैसे साइकिल अगर बना, तो साइकिल के बनाने में जो ब्रेक बनाने वाला, चैन बनाने वाला कंपनी जो बनाया है, वो भी अपना जो कीमत है, जो मजदूरी है, वो सारा जोड़ करके रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग केवल फाइनल गुड्स का ही काउंटिंग करते हैं। अब अगर मान लेते हैं किसान 10 रुपये का अगर गेहूँ 8 रुपये का गेहूँ बेचता है फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल उसको 10 रुपये में बेचता है बिस्किट कंपनी को, बिस्किट कंपनी 60 रुपये का बिस्किट बना के बेचेगा। सबको अलग-अलग अगर जोड़ेंगे तो 60 रुपये में ही सबका शामिल है। लेकिन अगर अलग-अलग जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी कि 18 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए अगले पेज में हम आ गए, तो यहाँ आ गया फुल फॉर्म होता है जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। फिर है वाई इज फाइनल गुड्स ओनली काउंट फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या है? तो एक साल में तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का जितना भी प्रोडक्शन होता है, एक साथ उसको प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में चूँकि मैं इसलिए थोड़ा-सा बार-बार पहले वाला क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि वीडियो बनाते समय में ध्यान भटक जाता है और एक आध क्वेश्चन शायद छूट जाते हैं, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच मिनिस्ट्री डाइज़ कैलकुलेट जीडीपी। नहीं, यहाँ पर डाइज़ नहीं होगा, डज़ होना चाहिए, गलती लिखा गया है, ठीक है। उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, मैंने बोल भी दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, इसके लिए कैलकुलेट करने का काम करती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ के लिए करती है, और स्टेट के लिए स्टेट मिनिस्ट्री इसके लिए होता है। टोटल अपना-अपना अलग-अलग सेक्टर का कैलकुलेशन करके देते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री को, और वो जीडीपी निकालते हैं टोटल देश के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन इनिशियली स्टेज।
शुरुआत में कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, तो भाई प्राइमरी सेक्टर था, चूँकि इसी पर टोटल डिपेंड था। ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड थे। अब जा कर के फैक्ट्री और टर्शियरी सेक्टर पर ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ इज़ फैक्ट्रीज कैम अप, कैसे फैक्ट्री आए। तो फैक्ट्री आने का मेन रीज़न हो जाता है कि कुछ 100 ईयर्स लगे इसको, और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है इंट्रोड्यूस किया गया, नया तरीका, नया मेथड आया प्रोड्यूस करने का, जिसकी वजह से फैक्ट्री का स्टार्टिंग शुरू हुआ। उसके बाद में है हाउ मैनी ईयर्स हैज़ बीन टेकन टू शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, टी लिखा गया है। कितने समय लगे टर्शियरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में बदलने में, तो क्लियरली नीचे लिखा हुआ है 100 ईयर्स लगे हुए हैं, यानी कि 100 ईयर्स लगे एग्रीकल्चर सेक्टर से फैक्ट्री सेक्टर में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलने में, और फिर नेक्स्ट 100 ईयर्स लगे टर्शियरी सेक्टर को इम्पोर्टेंट बनने में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है कौन है तीनों में, तो टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं डेवलप्ड कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट, और यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है ना वहाँ के टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसी का होता है, सबसे ज़्यादा लोग उसी में लगे होते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्टर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में टर्शियरी सेक्टर के द्वारा कौन सी सेक्टर को रिप्लेस किया गया है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ प्राइमरी सेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के, इस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके टर्शियरी सेक्टर जो है कि आगे आई है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ राइजिंग टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर अगर बढ़ गया तो उसका मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारा बेसिक जो एक्टिविटी है उसकी भी ज़रूरत बढ़ जाती है, और उसके वजह से टर्शियरी सेक्टर का विकास होता है बेसिक सर्विस के बढ़ने की वजह से। उसके बाद में है 23rd नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द सेकंड रीज़न ऑफ राइजिंग टर्शियरी सेक्टर। सेकंड रीज़न क्या है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दोनों का विकास होगा वैसे वैसे इनके कामों को करने के लिए, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए टर्शियरी सेक्टर का भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए भी टर्शियरी सेक्टर का बढ़ना, राइजिंग होना तय होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 24th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द थर्ड एंड फोर्थ रीजन्स ऑफ राइजिंग टर्शियरी सेक्टर। तीसरा और चौथा रीज़न क्या है, तो तीसरा रीज़न है कि जैसे जैसे लोगों का आमदनी बढ़ता है वैसे वैसे डिफरेंट टाइप के जो फैसिलिटीज़ हैं और ज़्यादा मांग करते हैं लोग, इसलिए भी टर्शियरी सेक्टर का डिमांड बढ़ता है। और फोर्थ है आईटी के बढ़ने की वजह से बहुत सारी जगहों पर लोगों को काम मिला है और इसका प्रोडक्शन हर जगह पर बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि हर चौक चौराहे पर आईटी से रिलेटेड, यानी कि कहीं पर कैफ़े है तो कहीं पर दुकानें हैं मोबाइल के बिकने की, तो कहीं रिपेयरिंग की, तो कहीं एसेसरीज़ की, तो कहीं रिचार्ज का, तो इस तरीके से तो बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है विच हैज़ नॉट राइजन इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सभी कोई राइज किए हैं, यहाँ पर मैंने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन आपको ये बता दें कि टर्शियरी सेक्टर में जो वर्कर्स टाइप के लोग हैं, जो डेली वेजेस हैं या फिर फेरी वाले हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो राइज नहीं किए हैं, उनका अपना जितना पोटेंशियल उतना के बराबर भी वो नहीं कमा पाते हैं। फिर है हाउ मैनी टाइम्स हैज़ सेकेंडरी सेक्टर ग्रोन अप। सेकेंडरी सेक्टर कितने गुना बढ़ गया है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज में 9 टाइम्स। ठीक है। फिर हाउ मैनी टाइम्स एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, तो इसका आंसर हो गया 3 टाइम। कितने गुना बढ़ा है जॉब्स सेकेंडरी सेक्टर में, तो 3 टाइम्स। फिर है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ बीन टर्शियरी सेक्टर ग्रोन अप, कितने गुना टर्शियरी सेक्टर बढ़ा है, तो 14 टाइम्स। फिर है हाउ मेनी टाइम्स एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कितने गुना रोजगार बढ़ा है, तो 5 टाइम्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 30 नंबर हाउ मच कंट्रीब्यूशन से इज ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी। तो जीडीपी में 1/6
लगभग 1/6 ये अपना योगदान देता है। हम लोग निकाले थे अभी, मैं किसी को पढ़ा रहा था तो 18% के आसपास में आ रहा था। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज़ अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड कौन होते हैं? तो भाई वैसा जो दिखता तो है कि काम कर रहा है बट उसके पोटेंशियल के बराबर, क्षमता के बराबर काम नहीं मिलता है, काम नहीं करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। हाउ मच अनइरिगेटेड लैंड हैज़ लक्ष्मी। लक्ष्मी को कितने अनइरिगेटेड लैंड है? तो 2 हेक्टेयर। मैंने इसको जानबूझकर, चूँकि बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझाने के लिए, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये एक क्वेश्चन इसे दे दिया है ताकि आप इसे भी ना छोड़ें। जैसा मैंने क्वेश्चन बनाया है, कौन जानता है कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ व्हेन लेबर एफोर्ट आर डिवाइडेड। यानी कि वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी होता है जिसमें कि लेबर एफोर्ट बट जाता है। तो लेबर एफोर्ट बट जाता है, वो हो जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। 33 नंबर क्वेश्चन कहता नहीं, 33 नहीं, 34 व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने बॉक्स में बना दिया है, इसका ये दिया हुआ है डेफिनेशन दे देगा इस तरीके से 3-4 थोड़ा-सा चेंजिंग करके, और आपको कहेगा कि बताइए इसमें से अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कौन-सा है। हु डज स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल। कौन जो है बहुत अपना सारा दिन जो है कि खर्च करता है, अपना काम करता रहता है लेकिन बहुत कम कमाता है। तो कैजुअल लेबर्स होते हैं, वो डेली बहुत सारा काम करते हैं लेकिन जितना उनका क्षमता है उतना भी वो नहीं कमा पाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड लोकल बैंक डू फॉर फार्मर्स। लोकल बैंक क्या कर सकते हैं किसानों के लिए? तो लोकल बैंक जो है ना चीप रेट पर लोगों को, किसानों को क्या कहते हैं उसे, लोन दे सकते हैं ताकि वो अपना सही टाइम पर बुआई वगैरह कर सके, कटाई कर सके और सारा उपज कर सके। व्हाट शुड लोकल बैंक डू फॉर फार्मर्स हो गया 36 नंबर। 37 नंबर में चलते हैं। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू इन सेमी रूरल एरियाज टू इंक्रीज जॉब्स। सेमी रूरल एरियाज में क्या करना चाहिए जो गवर्नमेंट को, ताकि जॉब्स जो है कि बढ़ सके? तो जनरली सरकार को लोकल इंडस्ट्री जो है कि छोटे-छोटे इंडस्ट्री जो है कि सेमी रूरल एरियाज़ में खोलने चाहिए ताकि लोग जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो थोड़े से कम हो जाएँ। फिर कहता है 38 नंबर क्वेश्चन हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलॉन्ग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 टू 29 ईयर्स। कितने लोग जो हैं वो 5 टू 29 ईयर्स के बीच में हमारे यहाँ पर हैं? तो 60% हैं। ठीक है? उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर अटेंडिंग स्कूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 51% है। किसका 51% है? तो 60% जो है उसके 51% लोग अटेंड करते हैं स्कूल, 51% ही। इससे ज़्यादा नहीं सोचिए कि 100% करेंगे तो कितना बच्चा होगा। अभी इतने के लिए ही तो टीचर्स नहीं हैं, सही का बिल्डिंग नहीं है। अगर सारे बच्चे स्कूल जाने लगे जो पढ़ने वाले हैं 5 टू 29 ईयर्स के, तो कितने और टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और ज़्यादा बिल्डिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है? चलिए भाई आगे हम देखते हैं कहाँ पर, यहाँ आ गया। प्लानिंग कमीशन का नया नाम नीति आयोग है। ठीक है। व्हाट प्रेडिक्शन हैज़ बीन मेड बाय नीति आयोग अबाउट जॉब्स। जॉब्स के लिए नीति आयोग ने क्या अपना प्रेडिक्शन दिया है, संभावना बताया? तो ये कहता है कि हर साल लगभग 20 लाख जॉब्स जो है ना एजुकेशनल सेक्टर में सिर्फ अकेले क्रिएट किया जा सकता है अगर बच्चे और स्कूल जाना शुरू कर दे तब। व्हाट इज़ नीडेड टू इंक्रीज इन हेल्थ सेक्टर। क्या ज़रूरी है हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए, क्या करना चाहिए? तो हेल्थ सेक्टर में भाई अगर चाहे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर गाँव-गाँव में अगर खोलना शुरू कर दे तो उससे लोग सुरक्षित हो जाएँगे, अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। उसके लिए अधिक से अधिक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, इन सभी तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 43 नंबर कहता है हाउ मच जॉब्स इन टूरिज्म कैन प्रोवाइड एवरी ईयर। टूरिज्म में कितने जॉब्स लगभग हर साल क्रिएट किए जा सकते हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख।
फिर कहता है कि इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मनरेगा हैड स्टार्टेड। चलो इसको तो जवाब हम बाद में देंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता दें कि मनरेगा को शुरू क्यों किया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि ऊपर जो हम लोगों ने देखा है एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म, इसमें जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसमें लंबा समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म में भी रोज़गार कैसे क्रिएट करें, उसके लिए मनरेगा शुरुआत किया गया था, राइट टू वर्क जो एक्ट है उसके अंडर में। अब चलिए क्वेश्चन कहता है कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत किया गया था, तो ये है आंसर 625 में। चलिए उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीज़न टू स्टार्ट टू मनरेगा। चलिए मैंने बता भी दिया है, क्वेश्चन मैंने आगे डाल भी दिया है, मुझे लगा कि नहीं डाला है। 46 व्हेन हैड मनरेगा स्टार्टेड, कब ये शुरू किया गया था, तो ये 2005 में मनरेगा शुरू किया गया था। 48 में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंशिएशन करना है, चूँकि एग्जांपल देकर के बताया है, तो इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन चूँकि इस तरीके से पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐसे बना दिया गया है कि जैसे आपको जानकारी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या-क्या मिलता है। फिक्स जॉब फिक्स होता है, बिना नोटिस के उनको हटाया नहीं जा सकता है, उनको पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है रिटायरमेंट पर, उसके अलावा उनको हॉलीडेज़ लीव मिलते हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस होता है, मेडिकल लीव मिलता है, ये सारा चीज़ मिलता है। उनका काम का घंटा निश्चित होता है और उससे ज़्यादा अगर काम करते हैं तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा मतलब ओवर टाइम मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आज काम है कल नहीं है, और पेमेंट भी कम होता है, ज़्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं। अगर आप छुट्टी लेंगे तबीयत ख़राब होने पर तो भी पैसे कटेंगे। ये सारा चीज़ जो है ना डिफ़रेंस है, ये सारा चीज़ को मैंने किया हुआ है, इसीलिए इस तरीके से। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का बेनिफिट क्या है, तो इसमें जो जॉब करने वाले हैं वो सिक्योर होते हैं, उनको हर तरह के सरकार का जो सिस्टम है उसके अनुसार से बेनिफिट मिलता है। हु इज़ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, तो वही जो सुविधाएं अभी मैंने बताया है, वो सारी सुविधाएं जिस जॉब में मिलता है वो समझिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है नेम सम एक्ट्स विच आर फॉलोड बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा फॉलो किए जाने वाला कुछ सेक्टर का नाम बताइए। सेक्टर के लिए पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक्ट के लिए पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये सारा एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। विच सेक्टर डज फॉलो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर, तो सिंपल सी बात है ऑर्गेनाइज सेक्टर ही फॉर्मल प्रोसीजर को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है हु कैन गेट डबल ओवर टाइम, कौन डबल ओवर टाइम पाता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन हाउ मच पीपुल आर एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, तो भाई इसके लिए यहाँ पर मैंने रेड में इसको किया हुआ है, इसको आपको देख लेने की ज़रूरत है। देख लीजिए यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड कितने लोग हैं 141 एंड 40। अनऑर्गेनाइज्ड में दिया हुआ है 74। प्राइमरी में तो खैर मतलब कि सभी के सभी ही हैं 273। यहाँ पर मतलब कि आपको चलेंगे 232 है, 115 है, 128 है, और यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड में दिया हुआ है 88। तो यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं, इसको जनरली आपको याद कर लेनी चीज़ है, इससे अलग अलग क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये पूछेगा भी नहीं, अगर पूछेगा तो आपको ये एक बार देख करके जाने की ज़रूरत है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम व्हेन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स आर लॉसिंग देयर जॉब्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं कब से अपना जॉब लॉस करना शुरू किया, यानी कब उनका जॉब ख़त्म होना शुरू हुआ, तो यहाँ सिंस 1990 लिखा हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। हु आर वुलनरेबल, वुलनरेबल कौन है, तो वुलनरेबल में आ जाते हैं जो लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं वो, इसमें आ जाते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल मार्जिन एंड फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस, ये सभी वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये सभी जो होता है ना वुलनरेबल में आ जाते हैं। हु आर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन सिटीज़, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आ जाते हैं सिटीज़ में, तो सिंपल सी बात है 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये तो खैर गांव देहात का है। शहर का आ गया, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कैजुअल लेबर हो गए, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले हो गए, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो लगे हैं, जो वेंडर्स है जो सिर पर रख करके कुछ बेचने के लिए जाते हैं, गारमेंट मेकर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, ये सभी जो होते हैं वो वुलनरेबल कहलाते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहलाते हैं शहरों में। 58 नंबर क्वेश्चन है, हु डज फेस डिस्क्रिमिनेशन इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट? कौन जो है सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से सताया जाता है, यानी कि उसके साथ में भेदभाव किया जाता है? तो वो है जनरली, यहाँ पर मैंने दे दिया है, तो वो होते हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग इसमें आ जाते हैं। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए जैसे मैंने बोला था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। जनरली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो मेन चीज़ है वो आपको लिखना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में आ जाता है कि सरकार जो होती है फ़ायदे के लिए अपने कंपनी नहीं चलाती, यानी कि जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है कंपनियाँ वो पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं। तो आप जनरली देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो चलता रहता है, भले ही उसमें कर्मचारी जाएँ ना जाएँ, कब जा रहे हैं पता नहीं है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो फ़ायदे के लिए सरकार नहीं चलाती है। सरकार अगर एक कंपनी खोलकर 5,000 लोगों को जॉब दी है तो वो समझते हैं कि चलो 5,000 लोगों को मैंने जॉब दिया, ये नहीं कि मैंने, वो एक बहाना हो गया एक जॉब देने के लिए, भले ही वो लॉस में क्यों ना जाए। और प्राइवेट सेक्टर का जो होता है सिस्टम वो होता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोला जाता है। उसका एक मालिक होता है जो लॉस एंड प्रॉफिट वो खुद समझता है, इसलिए कम से कम मज़दूरी पर और रखना चाहता है, मज़दूरों को और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम कराना चाहता है। 60 नंबर में कहता है व्हाट इज़ द गोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो मैंने ये भी बता दिया कि उसका सेक्टर होता है लोगों का वेलफेयर करना, ना कि पैसे कमाना। 61 नंबर में है, व्हाई इज़ पब्लिक सेक्टर इन लॉस बट इज़ स्टिल कंटिन्यू? क्यों पब्लिक सेक्टर जो एक लॉस में जाती है फिर भी कंटिन्यू रहती है? बस वही सिस्टम यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा कि वो सरकार का मकसद ये नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाए, बस वो जॉब देती है। इसका मतलब है कि उतने लोगों को मैंने जॉब दिया है तो भले ही वो लॉस में जाती है लेकिन फिर भी उतने लोगों को हमने रोज़गार तो दिया है, इसलिए कंटिन्यू करके रखती है। 62 नंबर है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का कुछ एग्जांपल देने के लिए कह रहा है, तो भेल और सेल जो है ये हो जाएगा। उसके बाद में रेलवे वगैरह ये सब पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं। गिव सम 63 नंबर कहता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का कुछ एग्जांपल देने के लिए कहता है, तो टिस्को वगैरह, रिलायंस वगैरह ये सब जो है ना, टाटा बिरला जो भी हैं ये सभी जो है प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं। 64 नंबर में कहता है, हाउ डज गवर्नमेंट सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़? कैसे प्राइवेट सेक्टर को सरकार मदद करती है, हेल्प करती है? उसके लिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। देखिए, अब मान लो कि बिजली आप जो यूज़ करते हो, तो अगर छोटी-मोटी कंपनियाँ कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन कर रही है लेकिन उसका कॉस्ट इतना हाई होता है कि आम जनता नहीं खरीद पाती हैं, तो उसको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। कॉस्ट कटिंग करेगी तो भाई उसको लॉस होगा, बंद हो जाएगी, तो इसलिए सरकार उसको हेल्प करती है। उससे सामान जितना में उसको बेचना है उतना ही में खरीदती है और सरकार उस पर सब्सिडी देके जनता तक पहुँचा देती है ताकि जनता को भी कम में मिल जाए और कंपनी भी चलती रहे। तो इस तरीके से सब्सिडी वगैरह देकर के गवर्नमेंट जो है ना इनकरेज करती है प्रोडक्शन के और बिज़नेस को जो प्राइवेट कंपनियाँ की होती हैं। नहीं तो खाद वगैरह और जो बिजली वगैरह है ना वो भी बहुत महँगे हो जाएँगे। व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? उड़ीसा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 41 है। एंड अगला क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये है 47। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसका इस चैप्टर का मैंने बना दिया है और हम आशा करते हैं आपको समझ में आ भी जाएगा। नेक्स्ट आपको हर दिन अब मिलेगा इस हिस्ट्री का। पहले हिस्ट्री का, चूँकि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है तो और हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे कर रहे थे एक बार और थोड़ा-सा लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि मतलब जल्दी से जल्दी बनाऊँ और ख़त्म कर दूँ सारा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई कर लो और दूसरे को भी बताओ सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।